गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास प्रारंभ हो चुका है और ये पहला क्लास है क्लास 12 का, इसीलिए हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग जो है इसको आप जितना मैक्सिमम होगा उतना मैक्सिमम आप पहुंचाएंगे इस चैनल को। इस चैनल का रीच आप लोग बढ़ाएंगे। ज़रा सा मैं एक चीज़ एडजस्ट कर लूँ ताकि लाइट आ सके ठीक से। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ कर देते हैं। हमारा आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, वो आपके रेनबो चैप्टर का सबसे जो पहला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर का नाम निश्चित तौर पर सुना होगा और आज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी। ठीक है, आज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यकीन मानिए कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आज क्लास 12 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग तैयार रहिए हमारे साथ साथ। तो पहला जो चैप्टर है साथियों प्यारे बच्चों, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि असल में ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है नहीं, ये इनके द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। अपने द्वारा लिखी गई कथा, अपनी जीवनी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और दूसरों की जीवनी को यदि आप लिखेंगे तो बायोग्राफी कहलाएगा। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये इनकी बहुत ही कालजयी रचना है। लोग आज भी ये किताब हर साल जो है बेस्ट सेलर होती है, बहुत अधिक बिक्री होती है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ बच्चों 1869 में और मृत्यु जो हुई वो 1948 में, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के हाथों, जो कि एक फैनेटिक थे, धर्मांध जिसको कट्टर जिसको कहते हैं, उनके हाथों इनकी मृत्यु हुई। चलिए, ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे किसमें? तो ट्रूथ में, मतलब सच्चाई में, और नॉन वायलेंस में, मतलब अहिंसा में। तो ये सच्चाई और अहिंसा के पुजारी थे, ये बात तो आपको पता ही होगा, है ना। रोट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, और उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स को लिखा जिसका नाम, जो यंग इंडिया नाम का पत्रिका चलता था उस समय, उसमें उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स को, लेखों को, अभिलेखों को लिखा, है ना। और ये विश्वास करते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी हमारा जो देश है वो ईस्टर्न कंट्री में आता है, पूर्वी देश में, और पश्चिमी देश में आपका अमेरिका आ गया, इंग्लैंड आ गया, है ना, स्विट्जरलैंड आ गया, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आ जाएंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो प्रमोट करता है मटेरियलिटी को, मतलब पदार्थवाद को, भौतिकतावाद को, है ना, ये पदार्थवाद को। जबकि द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है बच्चों, वो प्रमोट करती है स्पिरिचुअलिटी को, अर्थात अध्यात्म को, है ना। अध्यात्म को जो है हमारा देश क्या करता है? तो प्रमोट करता है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है बच्चों, वो प्रमोट करता है मटेरियलिटी को, भौतिकवाद को, पदार्थवाद को, रुपया पैसा, सुख, ऐश मौज, आराम, इन्हीं चीज़ों को वो लोग जो है ये करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ क्या होता है?
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो अर्थ होता है क्या होता है बच्चों? तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, है ना, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, यही नाम है साथियों, है ना। अब देखिए, तो इसका वर्ड मीनिंग भी आप सभी लोग को देख जाना चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग जब आपको याद रहेगा तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। कॉपी लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता। क्या अर्थ होता है? सभ्यता। और इवॉल्व का मतलब क्या होता है? इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, ठीक है, विकसित होना। और बीटन का मतलब होता है हराया जाना, ठीक है, ऐसे पीटना भी होता है लेकिन यहाँ हराया जाना। फेट का मतलब होता है नियति या भाग्य, है ना। फराओ जो है प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि इजिप्ट के शक्तिशाली राजाओं को, है ना, मिस्र के शक्तिशाली राजाओं को जो है क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था। और वेस्टर्नाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? वेस्टर्नाइज्ड का मतलब होता है पश्चिमीकृत हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना? तो पश्चिमीकृत हो जाना। और ग्लोरी का मतलब होता है गौरव, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। और पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। ये वर्ड मीनिंग आप सभी लोग निश्चित तौर पर लिख लेंगे बच्चों, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है, और वर्ड मीनिंग जब आपको याद रहेगा तभी आप जो है टेक्स्ट को ठीक से समझ पाएंगे। तो अभी हम पूरा चैप्टर को डिटेल करेंगे, एक एक करके जो है इन सबों का जो है ये करेंगे। तो सभ्यता हो गया, विकसित होना, हराया जाना, नियति, शक्तिशाली राजा, पश्चिमीकृत, गौरव और दयनीय, ये 5 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और शायद संभवतः आपको पहले ही पैराग्राफ में ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, इसीलिए इन सबों को ध्यान में रख लीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को, है ना। तो देखिए पहला लाइन इसका क्या है? पहला लाइन है कि आई बिलीव, ये आई जो है ये महात्मा गांधी अपने लिए कह रहे हैं, है ना। महात्मा गांधी अपने लिए कह रहे हैं कि आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है? कि दैट मतलब यहाँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, मतलब जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, विश्व का कोई भी देश उस सभ्यता को पराजित नहीं कर सकता, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब मैंने जो सभ्यता विकसित की है, उस मैंने का मतलब इस देश ने, भारतवर्ष ने, भारतवर्ष की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस सभ्यता की बराबरी विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता, है ना। और सेकेंड लाइन में लिखे हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब हो गया कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है। एंसेस्टर का अर्थ क्या हो गया बच्चों? एंसेस्टर का अर्थ हो गया पूर्वज। जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है ना, उस बीज की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। पूर्वजों ने बीज बोया है मतलब आम इमली का पेड़ का बीज नहीं बोया, धान का बीज नहीं बोया है, बीज बोया है अच्छाई का, बीज बोया है सभ्यता का, बीज बोया है संस्कृति का, अच्छे संस्कारों का। तो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग जैसा संस्कार उत्पन्न करेंगे वैसा ही जो है उस घर के बाल बच्चे भी होंगे। तो यही है कंडीशन अपने भारतवर्ष का कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे। तो हमारी जो सभ्यता थी बहुत ही सभ्य और संस्कृति युक्त थी। इस वजह से हम लोग भी जो है उसी तरह से इस वर्ल्ड में आए हैं, इस भारतवर्ष में हम लोग जन्म लिया है और उन्हीं की सभ्यताओं को, उन्हीं की संस्कृति के रास्ते पर हम लोग चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा लाइन है रोम वेंट। रोम जो है बच्चों इटली की राजधानी है, रोम है ना, इटली की राजधानी रोम है। रोम वेंट, रोम चला गया।
और ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी जो भाग्य है, सौभाग्य है, नियति है, वो उसी तरह रहा। द माइट ऑफ द फराओज वॉज ब्रोकन, फराओ मिस्र के राजाओं को बच्चों फराओ कहा जाता था, शक्तिशाली राजा होते थे वो, तो वहाँ के भी जो ताकतवर राजा थे उनकी भी शक्ति टूट गई, खत्म हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमीकृत हो गया। क्यों हो गया पश्चिमीकृत जापान? क्योंकि जापान पर 1945 में जब बम गिराया अमेरिका ने, तो बम गिराने के बाद जब जापान पूरी तरह तहस नहस हो गया, लाखों लाख लोग एक साथ मारे गए बच्चों, तो अमेरिका ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया कि चलो भाई हम तुमको मारे हैं तब हम ही तुमको सुरक्षा भी देंगे। इसीलिए जापान की आर्मी में आज भी जो है अमेरिकी सैनिक जो है वहाँ पर काम करते हैं। तो जापान की सुरक्षा का कंप्लीट जिम्मा किनके पास है? तो अमेरिका के पास है। ठीक है, तो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया, वो पश्चिमीकृत हो गया, उस पर पश्चिमी देश अमेरिका का कब्जा हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन तो धोखेबाज देश है, गद्दार देश है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट लेकिन हम अपने देश की जब बात करें, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन अभी तक भारत की नींव जो है समहाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, इसकी नींव जो है अभी भी काफ़ी मजबूत है, बहुत मजबूत है ना। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, और यूरोप के लोग जो है वो यह सोचते हैं कि वो लोग, ग्रीस एक देश है बच्चों याद रखना, और इटली की राजधानी रोम है, तो ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियां की उनकी किताबों को पढ़ करके ये लोग सबक लेंगे, ऐसा उन लोगों की गलतफहमी है। जबकि सत्य बात तो यह है कि उनकी प्रतिष्ठा खुद ही पहले के अनुरूप बहुत ही गिर गई है ना। जो प्रतिष्ठा जिस चीज़ के लिए ग्रीस और रोम को जाना जाता था वो ग्रीस और वो रोम रहा नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोगों से सीखने के चक्कर में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग इमेजिन करते हैं, विश्वास करते हैं, कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि ग्रीस और रोम के द्वारा किए गए मिस्टेक को वो देख करके उनके नक्शे कदम पर चल करके उन मिस्टेक्स को करने से बचेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का अर्थ पहले ही बता चुके हैं आपको बच्चों, पिटिएबल का अर्थ होता है दयनीय, है ना, दयनीय, दया से होता है दयनीय, ऐसा तो उनका दयनीय स्थिति है ना। देखिए असल में बात क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो है बहुत बुरा भला कहा है ना, और इसी का जवाब महात्मा गांधी ने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में दिया कि देखो हमारे देश की सभ्यता क्या है और तुम्हारे देश की सभ्यता क्या है। जो देश ऋषि मुनियों का देश रहा हो, जिस देश में राम जैसे हमारे पूर्वज हों, ठीक है, जिस देश में अर्जुन जैसा वीर जन्म लिया हो, जिस देश में भरत जैसा वीर जन्म लिया हो, उस देश पर वो तोहमत लगाते हैं अंग्रेज लोग। उन्हीं तोहमत का ये जवाब है महात्मा गांधी जी का। एन ऑटोबायोग्राफी जो है उनका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उन्होंने इस चैप्टर में, इस किताब में उस जवाब दिया है ना प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। मैं थोड़ा चाय भी पी लूँ, चूँकि सुबह सुबह का समय है, चाय पीने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्वेश्चन नहीं बल्कि सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चों। लेकिन सेकेंड पार्ट के पहले आप सबों को याद रखना होगा कि ये आपको, है ना, क्या करना होगा, तो आप सबों को इसका मीनिंग जानना होगा। इन द मिडस्ट का मतलब होता है बीच में, है ना, इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए हैं। इमूवेबल का मतलब होता है बच्चों अडिग, जो घबराए नहीं, जो डरे नहीं। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों असभ्य, और स्टॉलिड का मतलब होता है मंद बुद्धि, है ना। स्टॉलिड का मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। इंड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेरित करना। क्या अर्थ होता है इंड्यूस मतलब,
प्रेरित करना। एनविल का मतलब होता है कसौटी, क्या होता है? एनविल का मतलब होता है कसौटी। थ्रस्ट का मतलब होता है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती। तब तक आप लोग इसका हिंदी मीनिंग लिखिए। और शीट एंकर मतलब होता है सुरक्षा, है ना। आप लोग बच्चों हिंदी मीनिंग लिखिए, हम इसका तब तक चाय का सेवन कर लें। सुबह सुबह की चाय को जो है ना देर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए क्लास को शुरू कर दिए हैं, आप लोग इसका हिंदी मीनिंग तब तक फटाफट लिख लीजिए, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे हैं सचिन जी, आप और लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, आप मैक्सिमम जो है इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले पॉइंट की तरफ। चलिए देखिए, अब अगला जो पैराग्राफ है बच्चों वो क्या है? इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो अडिग है, भारत अडिग है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी गौरव गाथा है कि भारत जो है इतने समस्याओं के बावजूद जो है वो खड़ा है, अडिग है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, लिखते हैं वो कि भारत के खिलाफ एक आरोप लगता रहा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक आरोप है कि दैट आर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। वो अंग्रेज लोग कहते हैं हमारे बारे में कि यहाँ के लोग बड़े अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, यहाँ के लोग इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है बच्चों अज्ञानी, है ना। यहाँ के लोग अज्ञानी हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, यानी स्टॉलिड किस्म के हैं, मंद बुद्धि है। क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है? दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि ये संभव ही नहीं है कि उनको प्रेरित किया जाए किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार करने के लिए। क्या ऐसे है हमारे देश के लोग? बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे हैं हमारे देश के लोग? क्या हमारे देश के लोग अनसिविलाइज्ड हैं या रहे होंगे? आपको विश्वास है? जिस देश में आज भी बच्चे अपने माँ बाप का पैर दबाए बिना नहीं सोते हैं, क्या वो देश असभ्य हो सकता है? यहाँ के लोग असभ्य हो सकते हैं? क्या यहाँ के लोग अज्ञानी थे? जिस देश ने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, जिस देश ने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, आर्यभट्ट जैसे विद्वान जहाँ हुए, जहाँ चाणक्य जैसे महान नीति शास्त्र वाले लोग हुए, तो क्या वो देश अज्ञानी हो सकता है? क्या यहाँ के लोग मंदबुद्धि के हैं? स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति, और भी बहुत सारे लोग, है ना, चरवाक ऋषि, हमारे देश ने शल्य चिकित्सा की भी शुरुआत की। क्या ऐसा देश मंदबुद्धि वाला देश हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तोहमत, ये बदनाम करने की साजिश थी उन लोगों की, और इसी में उन्होंने जवाब दिया। इसी में महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया है अंग्रेजों को, है ना। ये कहते हैं इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है, ये हमारे विपरीत, हमारे खिलाफ है। ये हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश सिविलाइज्ड था, है और रहेगा। हमारा देश इग्नोरेंट नहीं था, हमारा देश ज्ञानियों का देश था। इसको सोने की चिड़ियां कही जाती थी, है ना। और यहाँ के लोग मंदबुद्धि के तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो कुछ भी टेस्ट किया है, जिन चीज़ों की हमने जांच की है, एंड फाउंड ट्रू, हमने उसको बिल्कुल सत्य पाया है। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पर हम ये बात ताल ठोक करके कहते हैं कि जो भी चीज़ को हमने टेस्ट किया वो भारतवर्ष के बारे में बिल्कुल सही है, कि भारत के लोग ज्ञानवान लोग थे, भारत के लोग विट्टीफुल लोग थे, भारत के लोग ह्यूमरस पीपल थे,
हास्य विनोदी, ज्ञानवान, विद्वान, है ना, ऐसे प्रकार के लोग थे। अनसिविलाइज्ड नहीं थे, इग्नोरेंट नहीं थे और स्टॉलिड भी नहीं थे, है ना। फिर कहते हैं वो कि वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने आप को चेंज करो, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैनी मतलब बहुत लोग, थ्रस्ट मतलब ज़बरदस्ती थोपते हैं अपने एडवाइस को, अपने विचार को अपॉन इंडिया, किसके ऊपर, तो भारत के ऊपर। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और भारत जो है वो स्थिर रहता है ना, और दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी खूबसूरती है। इट इज द शीट एंकर ऑफ अवर होप, और ये हमारी सुरक्षा का गारंटी भी है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार का तरीका, है ना। क्या होता है, व्यवहार का तरीका। मोड ऑफ कंडक्ट मतलब व्यवहार का तरीका। मोरालिटी का मतलब होता है बच्चों नैतिकता, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, नैतिकता होता है। और कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो बदलने योग्य हो। क्या होता है बच्चों, बदलने योग्य जो हो। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर अमाउंट का, है ना, इक्वल इन वैल्यू, जिसका समान मूल्य हो, इक्विवेलेंट, सामान्य मूल्य वाला। ये 4 वर्ड को आप लोग जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे हमारा है पैराग्राफ नंबर 3 में है बच्चों कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सिविलाइजेशन जो है वो व्यवहार का वो तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो लोगों को बताता है कर्तव्य का रास्ता। जो लोगों को कर्तव्य का रास्ता बताता है सिविलाइजेशन उसी को कहते हैं। और वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, है ना। यानी आप ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और आपके अंदर मोरालिटी है, नैतिकता है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं और इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, दाग पाच नहीं है। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, है ना। यदि हमारे अंदर नैतिकता है और उस नैतिकता का हम लोग सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने मास्टरी प्राप्त कर लिया। किसके ऊपर, तो ओवर आवर माइंड्स, अपने माइंड के ऊपर, एंड आवर पैशन, और अपने पैशन के ऊपर, है ना, अपने भावनाओं के ऊपर। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और ऐसा करके हम लोग अपने आप को जान सकते हैं कि हम लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं। और सबसे आखिरी लाइन जो प्यारे बच्चों इसका, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती इक्विवेलेंट जो होता है सिविलाइजेशन का, उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, बढ़िया व्यवहार, है ना। गुजराती इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है बच्चों, तो गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैसेज नंबर 4 की तरफ। तो महात्मा गांधी कहते हैं प्यारे बच्चों कि यदि गुजराती इक्विवेलेंट, यानी गुजराती जो है इक्विवेलेंट जो है किसका, सिविलाइजेशन का, है ना, गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का यदि क्या है ना, गुजराती इक्विवेलेंट जो है सिविलाइजेशन का, सभ्यता का गुजराती इक्विवेलेंट सद्व्यवहार है ना, अच्छा व्यवहार है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कहते हैं कि दिस डेफिनेशन भी करेक्ट, यदि ये डेफिनेशन करेक्ट है देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि सभी राइटर्स लिखते हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, इसको किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज एज इज एट शुड बी, और इसको वैसे ही रहना चाहिए जैसे ये है।
किसी से इसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये करारा जवाब दिया उन्होंने, किनको? अंग्रेजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैसेज है कि नोटिस, हम लोगों ने नोटिस किया है, हम लोगों ने ध्यान दिया है दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मन जो है हमारा वो कैसा है बच्चों? तो बेचैन चिड़िया की तरह है। हमारा मन कैसा है? तो बेचैन चिड़िया की तरह है, ठीक है। द मोर इट गेट्स, जितना ही ज्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये और पाने की इच्छा रखता है, ठीक है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, उसके बावजूद भी यह असंतुष्ट रहता है। हमारा मन कैसा है? तो बेचैन चिड़िया की तरह, बेचैन चिड़िया की तरह हमारा मन है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही ज्यादा इसको प्राप्त होता है उतना ही ये और पाने की इच्छा रखता है, उसके बावजूद भी ये अनसेटिस्फाइड होता है। मिल जाने के बावजूद भी ये अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, और जितना ही ज़्यादा हम लोग पैशन में, शौक में, अपने भावनाओं में बहते चले जाएंगे, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनियंत्रित, लिख लेंगे इसको, अनियंत्रित, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनियंत्रित। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। तो जितना ही अपने माइंड को हम छोड़ देंगे खुलेआम दौड़ने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये क्या होता जाता है? तो अनब्राइडल्ड होता जाता है और अनियंत्रित होता जाता है। आवर एंसेस्टर्स, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, उन्होंने, है ना, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया था कि भाई तुम ऐश मौज करो, सुख करो, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, है ना। तो हमारे पूर्वजों ने इस पर लगाम लगाया, कोशिश किया। उन्होंने बहुत सारे, नहीं बोलते हैं संतुष्टम परम सुखम, मतलब संतुष्टि ही परम सुख है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हम लोग को बताया ताकि हम लोग सेटिस्फाइड रहें। लेकिन आज के समय में तो पता ही है कि लोग सेटिस्फाइड अब होना नहीं चाहते। ये मिल गया तो फिर उसकी चाहत है, वो मिल गया फिर और चीज़ों की चाहत है, ठीक है। वो कहते थे देसाव, यहाँ देश शब्द का जो प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, वो प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो वो प्रयोग हुआ है एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए। तो हमारे पूर्वज देखा करते थे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि खुशहाली कंप्लीटली जो है वो मेंटल कंडीशन है, अर्थात मानसिक प्रक्रिया है। मन सुखी तो तन सुखी, है ना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, उनका कहना था कि यदि आप मेंटली हैप्पी हैं तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। बाकी आपके पास भौतिकवादी सुख हो, एसी हो घर में, पंखा हो घर में, कार हो घर में, उस घर के लोगों को भी दुखी देखा गया है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 6 की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट पैसेज, और आपके एग्जाम्स में ये सारे पैसेज आते भी हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये आप जो लोग देर से जुड़े हैं, मैं उन सबों को बता दूं कि आज हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है, आप देख लीजिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा है, इसको शुरू से आप लोग देख जाइएगा। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। ये चैप्टर हमने प्रारंभ किया। जो देर से जुड़े हैं उनको शॉर्ट में 2 मिनट में बता देते हैं कि ये चैप्टर जो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। वो ट्रूथ में और नॉन वायलेंस में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। उनका ये जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनका आत्मकथा है। उसी आत्मकथा का ये एक टुकड़ा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और इसमें उन्होंने जवाब दिया है अंग्रेजों को कि हमारा भारत सभ्य था, हमारा भारत बेहतरीन था, है और रहेगा, तुम लोग अपने सभ्यता को देखो, है ना। तो इसी पर हम लोग चर्चा चल रहे हैं। ये देखिए सब लिख चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो आप लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इससे पूरा वीडियो को देख देख करके, ठीक है। अब हम लोग आज का जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर आज का क्लास ऑफ हो जाएगा।
चलिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस लाइन से 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। देखिए, यहां पर बहुत सुंदर बात लिखा है उन्होंने बच्चों, लिखा है कि मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक व्यक्ति खुश है क्योंकि वह अमीर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात को समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि खुश होने के लिए अमीर ही होना चाहिए व्यक्ति को, है ना, बल्कि खुश झोपड़ी में रहने वाले लोग भी खुश हो सकते हैं, कम आमदनी वाले भी लोग खुश हो सकते हैं, और महलों में रहने वाले लोग भी दुखी हो सकते हैं, है ना। तो अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। या वो अनहैप्पी हो जाएगा इसलिए क्योंकि वह पुअर है, गरीब है, इसलिए वो अनहैप्पी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। यहाँ द रिच का मतलब क्या, कि जितने भी अमीर लोग हैं, लगभग सभी अमीर जो हैं, उनको क्या देखा जाता है, अनहैप्पी देखा जाता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके गांव का ही, आपके शहर का ही, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको ताकत है कि वो घर के बाहर आंगन में सो जाएगा, बहुत पैसा वाला व्यक्ति जो है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो खेत में काम करके आता, फैक्ट्री से काम करके आता, एकदम मस्ती से चारपाई बिछाता है, एकदम घर के बाहर भी आंगन में बिछाता है और खर्राटे ले ले करके सोता है वो, है ना। तो देखिए, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है दोनों में। नहीं, एक अमीर व्यक्ति नहीं सो सकता बाहर, अरबपति व्यक्ति नहीं सो सकता, लेकिन एक गरीब किसान, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब मजदूर, वो बाहर में चारपाई बिछा के आराम से सोएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। रिच लोगों को ही अनहैप्पी देखा गया है, नाखुश देखा गया है, और द पुअर टू बी हैप्पी, और अमीर और गरीब लोगों को ही खुश देखा गया है। उनका फंडा है लूट लाओ कूट खाओ, है ना, मस्ती करो। फिर है बच्चों कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लाख लोग जो है गरीब रहेंगे, लाखों लाख लोग गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने डिस्वेड का अर्थ होता है बच्चों दूर रखना। इस वर्ड को याद रखिएगा, डिस्वेड का अर्थ क्या होता है, तो डिस्वेड का अर्थ होता है दूर रखना। तो हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखने की कोशिश की। कहां से भाई दूर रखने की कोशिश की, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, मतलब सुख से, आनंद उठाने से। आनंद मतलब कैसा, भौतिक वस्तुओं में कहा कि ज्यादा ना डूबो, है ना। अभी आपके पास पंखा है, पंखा से फिर आपकी इच्छा होगी एसी, एसी के बाद बोलेंगे आप कार हो, कार के बाद आप बोलेंगे कि हेलीकॉप्टर हो। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। हमारे पूर्वज इसी बात पर जोर देते थे कि इच्छाएं अनलिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। तो इस चीज को हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं प्रारंभ से ही कि इच्छाओं पर काबू रखो, अन्यथा इच्छा जब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तो तुम्हें सदकर्म से मोड़ करके दुष्कर्म की ओर ले जाएगा, बुरे कर्म की ओर ले जाएगा, है ना। और ये कहते हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हल और बैल के प्रयोग करके वो खेती किया करते थे बच्चों, वही जो है हम लोगों को आज भी करना चाहिए। हालांकि 1947 की बात थी, आज के संदर्भ में तो ये बात अब सही नहीं है, क्योंकि तेज प्रोडक्शन के लिए तो ज़रूरी है ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करना। तो खैर वो उस समय की बात थी, उसमें गांधी जी का विचार ये था, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। वो कहते हैं कि हमारे पास झुग्गी झोपड़ियाँ पुराने ज़माने की ही जैसी थी, और आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। लाइफ कोरोडिंग मतलब जीवन क्षय, मतलब जीवन को खत्म करने वाला कंपटीशन हमारे पास नहीं है ना। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सभी लोग अपना अपना व्यवसाय करते हैं, अपना अपना व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। वेज है बेटा, यहाँ वेज का मतलब होता है पारिश्रमिक, पैसा, है ना, जो आप लोग कमाते हैं
कब? तो दिन के अंत में जो पैसा मिलता है उसको वेज कहते हैं। दिन भर काम किए, पैसा मिल गया, उसको हम लोग वेज कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलर वेजेस। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था बच्चों कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनरी का आविष्कार करने हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। बट लेकिन हमारे फोर फादर्स, यहाँ देखिए फोर, FORE, फोर फादर्स। फोर फादर का मतलब भी होता है बच्चों पूर्वज। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम अपना हृदय, अपना दिल, अपना तन मन धन लगाते हैं मशीन के पीछे, तो वी वुड बिकम स्लेव। स्लेव मतलब होता है बच्चों गुलाम, लिख लीजिएगा यहाँ पे, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपनी नैतिकता को खो देंगे। यदि हम लोग मशीनरी के पीछे पूरा पूरा दिमाग लगा देंगे तो हम लोग अपनी नैतिकता को खो देंगे। दे मतलब फिर से यहाँ पर बच्चों यूज हुआ ये दे किसके लिए? तो अपने पूर्वजों के लिए। दे अतः, और देयरफॉर का मतलब होता है अतः, देयरफॉर मतलब होता है अतः या इसलिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, ये तय किया, निर्णय लिया दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कैन डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोगों को केवल वही काम करना चाहिए जिसमें हम लोग के हाथों का और पैरों का प्रयोग हो सके। देसा, उन्होंने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, कि हमारी जो ओरिजिनल खुशी है, हमारा जो वास्तविक में खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, हम लोग अपने हाथों का, अपने पैरों का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को देखा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा, और यकीन मानिए कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ट्रेडिशनल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कहाँ का है? तो ये चैप्टर जो लिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों आत्मकथा, अपने द्वारा अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इनके ही आत्मकथा का छोटा सा अंश है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को बेहद करारा जवाब दिया है कि तुम्हारी सभ्यता हमारे सभ्यता की तुलना में कहीं नहीं टिकता है। तुम जोर देते हो इविल, यानी बुरी चीज़ों पर, गंदी चीज़ों पर, बुराइयों पर जोर देते हो, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता अध्यात्म को बढ़ावा देती है। इस बात को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इस चैप्टर में लिखा है। तो आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि यदि आप अभी 8 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आगे 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। ईटा ढोइएगा, ड्राइवर बनिएगा, ये सब काम यदि नहीं करना चाहते हैं तो अभी मन से 8 घंटा पढ़ लीजिए, पूरा भविष्य आपका सुरक्षित हो जाएगा। यकीन मानिए कि जो मज़ा आप लोग को विद्या प्राप्त करने के बाद आएगा ना, वो और दूसरे विद्या में नहीं है, समझ रहे ना। तो इसीलिए 14 फरवरी पे कम ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत।